नमस्कार। आज हम उच्च न्यायालय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मौखिक रूप से चर्चा होगी आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। चूँकि हमारा स्टूडियो कुछ तकनीकी समस्याओं से ख़राब हो गया है, इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ और ये चर्चा आज मौखिक करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम बात करेंगे हम लोग उच्च न्यायालय भारत के किस संवैधानिक अनुच्छेद में आता है। तो ये जनरली सभी को पता होता है कि अनुच्छेद 214 के तहत भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये बात लिखी हुई है। ठीक, आपके जहन में सवाल आता है कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो मैं एक मोटी मोटी बात बता दूं कि अभी थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। 2013 में मार्च 2013 में 3 नए उच्च न्यायालय जोड़े गए थे, जिनमें से मेघालय, मणिपुर और आपका त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा मार्च 2013 में जोड़े गए। उससे पहले हमारे 21 उच्च न्यायालय हुआ करते थे। जब ये 3 जुड़े तो 24 हो गई इनकी संख्या बढ़ करके। और अभी 2022 में अमरावती हाईकोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश का है, इसको भी जोड़ लिया गया है। तो अब 25 हाईकोर्ट हैं वर्तमान में। ठीक है, बात करें हम लोग थोड़ा सा पीछे चल करके, इतिहास अगर जाने, क्या भारत में हाईकोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब हुई। तो आपको बता दूं, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत भारत में सर्वप्रथम आप जानते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। उसके पश्चात हम जिस प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866 में इसकी स्थापना होती है, 4 सालों बाद। तो ये टॉप 4 हैं, आपको याद रखने हैं। आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि आप सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर हुए 36। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर अगर हम देखें तो हाईकोर्ट है हमारे पास 25। तो सर, क्या भारत में संयुक्त हाईकोर्ट की व्यवस्था है क्या? तो मेरा जवाब होगा जी हाँ। क्या सर ये संवैधानिक रूप से है? बिल्कुल, ये संवैधानिक रूप से है। हमारे संविधान वेत्ताओं ने अनुच्छेद 231 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह संयुक्त न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। अर्थात एक राज्य का जो न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय जो होगा, उसको दूसरे राज्य के लिए भी जोड़ सकती है। 2 से अधिक राज्य भी जुड़ सकते हैं उसी उच्च न्यायालय से। समझ गए आप? ठीक है, इसके मैं उदाहरण भी दूंगा। इसके बाद, क्या केंद्र शासित प्रदेशों को भी सर जोड़ा जा सकता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल। आपके अनुच्छेद 230 में यह व्यवस्था भी लिखी हुई है कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए भी किया जा सकता है। इसके तमाम उदाहरण हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ संयुक्त हाईकोर्ट हैं जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि क्या एक राज्य, दूसरे राज्य, 3 राज्य या 4 राज्यों का एक साथ है हाईकोर्ट, एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश का क्या संयुक्त हाईकोर्ट है। तो आप जानिए, सबसे पहले मैं बता दूं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य है, हरियाणा संघ शासित प्रदेश भी है। तीनों के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना की गई है। आप जानते हैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट। इसके बाद बताऊं, अगर बॉम्बे हाईकोर्ट, वहाँ मुंबई भले ही शहर हो गया लेकिन नाम बॉम्बे हाईकोर्ट ही है। बॉम्बे हाईकोर्ट गोवा के लिए भी यही हाईकोर्ट लगता है, बम्बई के लिए भी यही हाईकोर्ट लगता है, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, चारों के लिए ही बॉम्बे हाईकोर्ट है। इसी तरह मद्रास हाईकोर्ट लगता है,
इसी तरह आप जाओगे, आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो अभी आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो था वो हैदराबाद वाला, हैदराबाद हाई कोर्ट, तो आंध्र प्रदेश और हैदराबाद तेलंगाना दोनों के लिए था, लेकिन अब तो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट हो गया है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, आप जान सकते हैं। ठीक है, केरल का जैसे एर्नाकुलम हाई कोर्ट है, केरल के हाई कोर्ट का नाम केरल हाई कोर्ट नहीं है, एर्नाकुलम हाई कोर्ट है। इसी तरह आसाम का जो हाई कोर्ट है, आसाम की राजधानी दिसपुर में नहीं है, आसाम का हाई कोर्ट आपका पड़ता है कहाँ पर, आसाम का हाई कोर्ट पड़ता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपका मिजोरम और प्लस असम, रुक जाइए, ठीक, तो असम का हाई कोर्ट मैंने बताया गुवाहाटी हाई कोर्ट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, तीनों चारों के लिए असम का गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ऐसे ही उदाहरण हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये डाटा जानकारी के लिए है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो बात आती है कि क्या किसी ऐसा कोई संघ शासित प्रदेश है क्या जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है? जी हाँ, दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसके पास स्वयं का हाई कोर्ट है, और बाकी सातों केंद्र शासित प्रदेशों के पास किसी के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो आगे एक महत्वपूर्ण सूचना ये होगी, क्या हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है? इसका मतलब क्या होता है, यानी उच्च न्यायालय के पास कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, यानी अपनी अवमानना पर दंड देने का भी अधिकार होता है, उसे अभिलेख न्यायालय कहते हैं। और आपका जो उच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 215 के तहत यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आई होप बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक, फिर बात करते हैं, क्या न्यायाधीशों की संख्या सर बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 216 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, सलाह लेकर बढ़ाई जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ये बातें तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो वो भी मैं क्लियर करता चलूँगा। एक सवाल है आपसे, भारत में हाई कोर्ट की संख्या क्या निर्धारित है? आपका जवाब होगा, वो हो सकता है आपको ना पता हो, मैं खुद ही बता देता हूँ कि भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या निर्धारित नहीं है। अर्थात किसी में 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हुए हैं, समझ रहे हैं? 48, 49, 47 तक हुए हैं, ये होता है, तो निर्धारित नहीं है। बात आती है अगर सर इनको नियुक्त करें तो योग्यताओं पर, कि किस व्यक्ति को भारत में किसी राज्य का उच्च न्यायालय में जज बनाया जा सकता है, योग्यता क्या है, कैसे निर्धारित आप करेंगे? तो देखिए, पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, राज्य की न्यायिक सेवा में पिछले 10 वर्षों से अधिकारी रहा हो। He should be must as the officer in the judicial services of the state. ओके, न्यायिक सेवा का अधिकारी रहा हो, अथवा 10 वर्षों से संबंधित हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद इसमें एक प्रावधान जैसे सुप्रीम कोर्ट में यह होता है, उस तरह से यहाँ नियुक्ति नहीं होती है। क्या प्रावधान होता है कि मतलब योग्यता ये नहीं है कि सपोज दैट आप संविधान के जानकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति की नज़र में आप संविधान के जानकार हैं तो आपको सीधे उठा करके सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये हाई कोर्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अर्थात जैसे हम और आप लोग हैं, मान लीजिए किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन अगर संविधान की जानकारी है तो सीधे हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है।
सॉरी, इसके बाद नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट में जज की होती है। प्रोसेस मतलब कोलेजियम पद्धति होती है। यहाँ भी 1+4 का कंसेप्ट लगता है। कोलेजियम पद्धति क्या है, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का। एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे। यही नहीं, यहाँ इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं। जिस राज्य का जज, जिस राज्य के जिस उच्च न्यायालय का जज नियुक्त करना है, उसका मुख्य न्यायाधीश भी इसका सदस्य होगा तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश भी इस समिति का सदस्य होगा। इस कोलेजियम पद सिस्टम में सदस्य बनेगा जाके। ये हो गया। तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करने से पहले जज को उनसे विचार विमर्श करेंगे। करने से पहले भारत के राष्ट्रपति उनसे विचार विमर्श करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि जो उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों ही संघ सूची के विषय हैं। दोनों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस बात से आप सहमत हुए? जी हाँ। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या आप इस बात से आप सहमत हुए? नहीं, अभी मैंने बताया संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाएगा। अर्थात ये बात आप नहीं टिक कर सकते हैं, वहाँ प्रश्न आते हैं ऐसे। ठीक, अब अगली बात करते हैं, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? भाई योग्यता हमने पढ़ी, हमने नियुक्ति पढ़ ली, हमने शपथ जानना है। इनको शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। यहाँ राष्ट्रपति नहीं शपथ दिलाने आते, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री नहीं। संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा, या राज्यपाल नहीं है तो उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति शपथ दिलाने आ सकता है। इतनी बात से आप क्लियर हैं? ठीक है। अब बात करते हैं इनके वेतन की। तो पद पर रहते हुए उच्च न्यायालय के जजों के वेतन में कोई भी हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता है, यूं कह सकते हैं आप। इज नॉट पॉसिबल। हाँ, जो ये मतलब वेतन की बात करें अगर, तो इनका वेतन जो होता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन होता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होती है, पेंशन कहाँ से दी जाती है? पेंशन केंद्र की यानी भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। अब संचित निधि क्या होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, समझ में आ जाएंगी, आप जानते हैं, मुझे पता है। इसके बाद बात करें कि अनुच्छेद 220 पे चर्चा कर लेते हैं पहले। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 220 क्या है आपको मैं समझाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरह यहाँ क्या होता है कि जजेस रिटायरमेंट के बाद किसी भी आते हैं अभी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस रिटायरमेंट के बाद किसी भी लाभ के पद पर नहीं नियुक्त हो सकते। वही प्रोसेस यहाँ भी है कि हाई कोर्ट का जज भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ का पद नहीं ले सकता है, परंतु यहाँ एक अपवादित केस होता है। जो हाई कोर्ट का जज होता है वो रिटायरमेंट के बाद लाभ का पद नहीं लेगा, लेकिन उन न्यायालयों को छोड़कर जिसमें उसने एज अ जज सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, उनको छोड़ करके उन न्यायालयों को किसी अन्य न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेसी कर सकता है। वो समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, आगे बात करेंगे कि इनका कार्यकाल क्या होगा। हमारे मिश्रा जी हैं, साथ में बैठे हैं, अब इनके साथ थोड़ा एक जगह जाना है,
कुछ विशेष प्रयोजन से तो बार बार परेशान हो रहे हैं। खैर, आप समझिए आगे। कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल नहीं होता है, इनकी सेवानिवृत्ति होती है। ये सब बातें विशेषता हैं। मैं बैठ के आपको इस तरह आराम से बता रहा हूँ, आप हर बात को ध्यान से सुनिए हमारी। कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इनकी सेवानिवृत्ति होती है। हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति 62 साल में होगी और सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति 65 साल में होगी। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया आपका उनके मतलब सेवानिवृत्ति के बारे में या कार्यकाल के बारे में हमने बताया। अब इसके बाद हम बात करें, क्या जजों का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। अनुच्छेद 222 ये साफ साफ कहता है कि भारत के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से उच्च न्यायालय के जजों का ट्रांसफर कर सकते हैं। यह संवैधानिक रूप से उल्लेखित हुआ है। किस अनुच्छेद में? 222 में, यानी ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक। क्या सर एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हो सकता है? कार्यवाहक, भाई सपोज दैट अब मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको किसी प्रकार से बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या की वजह से वो पद पर नहीं है उस समय, या किसी मामले में हटा दिए गए हैं, पदच्युत हो गए हैं और अभी नया कोई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं हुआ है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस चाहिए ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चाहिए। तो भारत के अनुच्छेद 223 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के लिए भारत का राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। आई होप आपको बात की क्लियर हो गई होगी। ठीक। अब इसके बाद अगला बिंदु जो आता है, ये भी प्रमुख बिंदु है, अपर जज या एडिशनल जज, अतिरिक्त जज जिसको कहेंगे। ये कब होता है? सपोज दैट हाई कोर्ट में कुछ मामले ऐसे होते हैं बहुत लंबे समय से पड़े हुए हैं और जिन पर सुनवाई करना अति आवश्यक है, या कभी कभी हो जाता है कि कार्यभार ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस पर भी चर्चा करना आवश्यक होता है। तो हाई कोर्ट में ये प्रावधान है, हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 223 और 224 के तहत ये प्रावधान है, क्योंकि 223 में तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है। 224 में ये प्रावधान दिया गया है कि अतिरिक्त जज को नियुक्त कर सकते हैं जिसको राष्ट्रपति योग्य समझेंगे। किसकी मदद से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदद से। वो देखेंगे कौन सा जो और जज होते हैं, जो एक्स्ट्रा जज होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, उनमें देखेंगे जो योग्य है उसको नियुक्त करेंगे। सर इनकी समयावधि होती है? इनकी समयावधि होती है 2 साल के लिए होती है। 2 साल के लिए अतिरिक्त जज यानी एडिशनल या अपर जज को नियुक्त किया जा सकता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि 224 में क्या है। ठीक। अब 224 तक आप पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद कुछ ही और है, बस थोड़ा सा वेट करिए, समाप्ति की ओर हम लोग तो बात करेंगे 226। अब आपने पढ़ा था संवैधानिक उपचार, रिट जिनको कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यानी आप स्पष्ट रूप से बात कह सकते हैं कि 226 के तहत उच्च न्यायालय याचिकाएं दायर करता है, यानी रिट याचिकाएं सुनता है, रिट जारी कर सकता है। इसी में उच्च न्यायालय को इंजंक्शन यानी अंतरिम आदेश जिसको कहते हैं को जारी करने का भी अधिकार होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में संविधान में एक ही जगह उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट को पावर है। इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत जिसको कहते हैं, इंजंक्शन कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से। ये पावर हाई कोर्ट की तो विशेष है अनुच्छेद 226, आपको याद होना चाहिए।
फिर 226 से आगे चलते हैं, 227 की तरफ पढ़ते हैं। 227 में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट का जज होता है इसको सुपरविजन का अधिकार होता है। सुपरविजन को कहते हैं अधीक्षण। जैसे सपोज दैट हम मान लो डीएम है, आपके घर के सामने से निकल रहे हैं, कोई बात हुई तो मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं वहाँ पे अधीक्षण करवा सकता हूँ या अधीक्षण कर सकता हूँ, सुपरविजन कर सकता हूँ, भाई क्या हुआ देखा होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इसी तरह हाई कोर्ट के पास भी ये अधिकार होता है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले अधीनस्थ या सत्र न्यायालयों पर सुपरविजन कर सकता है, उनका अधीक्षण कर सकता है। मान लो जज का काफिला जा रहा है, गाड़ी रोका, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लखनऊ बेंच पर उन्होंने देख लिया, अंदर जाकर के क्या काम चल रहा है, देखा जज काम कर रहे हैं ढंग से कि नहीं, मामले लंबित तो नहीं पड़े हैं, लंबित पड़े हैं फटकार लगाएंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। समझ रहे हैं, ये होता है सुपरविजन। 228 में क्या प्रावधान है? 228 में यह प्रावधान है कि भारत में जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय जो है, इसके पास एक पावर होती है कि सत्र न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में, कोई भी अधीनस्थ या सत्र न्यायालय है, अगर इसमें मामला कोई चल रहा है या कोई लंबित मामला है तो उस मामले को अपने पास मंगा सकता है, ये पावर है अनुच्छेद 228 के तहत हाई कोर्ट को। समझ गए? फिर बात आती है 228 के बाद 229 में क्या है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये पावर होती है क्या कि वो हाई कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारी जो होते हैं, भाई कुछ ऑफिसर होंगे, कुछ सर्वेंट होंगे, उनको नियुक्ति भी करना हो, चपरासी से लेकर अधिकारी तक उनको नियुक्त भी करता है, साथ ही साथ उसका यह भी अधिकार होता है कि वो उनकी सेवा शर्तों का भी निर्धारण करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन। समझ रहे हैं? उनका भी निर्धारण करेंगे कि क्या होंगी, कैसे काम करना है, क्या नियम कानून वगैरह वगैरह ये सब बनाए जाते हैं 229 के तहत। 230 मैंने पहले ही बता दिया है कि संयुक्त न्यायालय की स्थापना होती है। 231 मैंने बताया कि विस्तार किया जाता है। समझ रहे हैं? माफ कीजिएगा, 231 में संयुक्त न्यायालय है, दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त न्यायालय। 230 में राज्य का विस्तार, राज्य के उच्च न्यायालय का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश तक भी किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे अंतिम चरण में कि 233, 31 हो चुका है, 32 रहने दीजिए, 233 पे हम बात करते हैं कि 233 क्या कहता है। 233 के अनुसार क्या होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिला जज, इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित हाई कोर्ट, जो मतलब संबंधित राज्य का राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के करता है जिला जजों की नियुक्ति। समझ गए? हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उसमें एक जो मुख्य जज होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा उसका मुख्य न्यायाधीश, दोनों मिलकर करते हैं। इसके बाद एक आर्टिकल और बचता है 234। 233 के बाद 234 आता है और ये अंतिम है, आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद फिर अगले किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उच्च न्यायालय आपके लिए इतना पर्याप्त है, आपके पीटी एग्जाम्स के लिए, जो प्रीलिम्स हैं आने वाले सिविल सर्विसेज के या कोई भी एग्जाम है, इतना सफिशिएंट है। और इसके बाहर किसी भी परीक्षा में उच्च न्यायालय से सवाल नहीं आएगा, आप पढ़ लीजिए, ये मेरा विश्वास है। 95%, 90%, अब 10-5% की बात वादा नहीं करता। 234 में कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनको छोड़ करके अन्य कोई भी जज या कोई भी न्यायिक सेवा का अधिकारी या कर्मचारी है, उसकी जो नियुक्ति है, उसकी नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा स्टेट पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग की मदद से, यानी मदद का मतलब होता है एक दूसरे से विचार विमर्श करके, तीनों लोग करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर अन्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति। तो ये रहा उच्च न्यायालय का, हम लोगों ने मौखिक वर्णन किया, आपको समझाने का प्रयास किया
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको उच्च न्यायालय में कोई कंसेप्ट अगर छूट रहा है या आपको कोई बात नहीं समझ में आई है इस लेक्चर में, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।